Hello friends, welcome to all of you once again on this channel. I am your best buddy come with a new questions which will be helpful to all of you in any other competitive exam, and these questions especially from the English literature. These questions may be or might be definitely, I would like to tell you, definitely will be helpful in NET, SET or TGT, PGT exam. So without wasting our time, let's start our questions. But before this, I would like to request you that if you like the questions at the end of the video, don't forget to thumb my channel and subscribe it. Thank you. Okay friends, the first question है, Wordsworth and Coleridge differed with each other on the issue of, मतलब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज इनमें किन चीज़ों पर डिफरेंस हमें दिखता है। और आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है। ऑप्शन ए पोएटिक डिक्शन, ऑप्शन बी इंट्यूएशन, ऑप्शन सी इमेजिनेशन एंड ऑप्शन डी रीजन। कैन यू टेल मी द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? ओके, जस्ट वेट। द पोएटिक डिक्शन इज अ करेक्ट आंसर. The question number second. Okay friends, the question number second is, why is the Jacobean era not called the Jameson era? हम Jacobean era को Jameson era क्यों नहीं कहते? तो आपके ऑप्शन है, because Jacob was the nickname of King James. ऑप्शन नंबर बी, because the Church of England decided to call it Jacobean era. And option number C, because Jacobs is the Latin counterpart of the name James. And the option D is because the House of Lord decided to call it Jacobean era. तो ये ऑप्शन सुन के आपको तो दिख ही रहा होगा या फिर समझ में भी आ गया होगा कि हम जैकोबियन इरा को जेमसन इरा क्यों नहीं कहते। उसके कुछ रीजंस है और हमारा आंसर है बिकॉज बिकॉज जैकोबस इज द लैटिन काउंटर पार्ट ऑफ द नेम जेम्स। हमें याद रखना चाहिए। Okay, let's move to the third question, and third question is on your screen. Who is generally known as the translator of Homer? होमर का ट्रांसलेटर कौन है और किसे कहते हैं? आइए जानते हैं। योर ऑप्शंस आर बेन जॉनसन, जॉन मार्स्टन, ऑप्शन सी जॉर्ज चॉपमन एंड ऑप्शन डी जॉन वेबस्टर। काफ़ी इजी है दोस्तों इसको ढूंढना। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आंसर भी हमने क्लिक करके दिया, जॉर्ज चैपमन। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस वॉज बेस्ड ऑन द एंशियंट फिजियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द फोर ह्यूमर्स विच वर। जो कॉमेडी की थ्योरी है वो चार फिजिकल ह्यूमर्स पर बेस्ड है। उनमें से पहला है ऑप्शन ए म्यूकस, पर्स, टीयर्स, सैलिविया, blood, flame, choler and melancholy. Option C is red, black, yellow and green. And option D fat, protein, vitamin, carbohydrates. तो आपका ऑप्शंस आएगा शायद बी। यस, कंफर्म बी। तो बी आपका ऑप्शंस है कि ये जो फिजियोलॉजिकल एंशिएंट थ्योरी है, कॉमेडी की जो फिजियोलॉजिकल थ्योरी पे बेस्ड है, जिसमें फोर हैम दिखाए वो है ब्लड, फ्लेम, कॉलर एंड मेलंकली। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज, पीरियोडिकल एसेज ऑफ द 18th century वर प्राइमरीली सेंटर्ड अराउंड। जो पीरियोडिकल एसे हैं हमारे 18th century के, वो किस पे बेस्ड है? ए ऑप्शन कॉफ़ी हाउसेज, ऑप्शन बी टैवर्न्स, ऑप्शन सी एले हाउसेस एंड ऑप्शन डी द रॉयल एक्सचेंजेस। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, अकॉर्डिंग टू द 18th century लिटरेचर द प्राइमरी सेंटर अराउंड द कॉफ़ी हाउसेस। जो भी पीरियोडिकल ऐसे थे वो कॉफ़ी हाउसेस पे लिखे जा रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये लाइन आपको ठीक से देखनी है दोस्तों। फेयर क्वाइट हैव आई फाउंड हियर, फेयर क्वाइट
have I found thee here, and innocence thy sister dear. Mistaken long I sought you then, in busiest companies of the men. एक्चुअली ये बिजीज है, बिजीज कंपनीज ऑफ द मेन। अब आपका क्वेश्चन है आपके सामने, दीज लाइन्स आर रिटन बाय, किसने लिखी है? तो पहला है ए जॉन मिल्टन, दूसरा है एंड्रू मार्वेल, तीसरा दिया गया है जॉर्ज हर्बर्ट, चौथा दिया गया है जॉन डन। और आपका करेक्ट ऑप्शन है, देखो यहाँ पे कुछ कंपनीज ऑफ मेन आया तो आपको कुछ ना कुछ तो क्लिक मिला ही होगा। जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा है दोस्तों, ये आपका सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, वॉर ऑफ द रोजेस इन इंग्लिश हिस्ट्री वाज फाउट बिटवीन द हाउसेज ऑफ। ये तो काफ़ी फेमस है दोस्तों कि वॉर ऑफ द रोजेस हुआ था और वहाँ पे दो हाउसेस के नाम आपके सामने थे और वो कौन से वो आपको पहचाना है। तो पहला ऑप्शन हमने दिया है लैंकास्टर एंड यॉर्क, दूसरा है लैंकास्टर एंड बेसिस, तीसरा है यॉर्क एंड डेनमार्क और चौथा है यॉर्क एंड नॉर्मंडी। तो मुझे तो पक्का पता है कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा आंसर, और आपका आंसर आपके सामने है एंड दैट इज ए, ऑप्शन ए, लैंकास्टर एंड यॉर्क। अनदर क्वेश्चन प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। अभी चार्ल्स लैम्ब ने इनमें से क्या क्या नहीं लिखा है इसके बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, ओल्ड एंड न्यू स्कूल मास्टर, ऑप्शन बी, ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन, ऑप्शन सी, imperfect sympathies, and option D, a bachelor's complaint against the behavior of marriage people। दोस्तों आप लोगों ने ये सारे नाम सुने होंगे, इंस्टेड बी ऑप्शन के, ऑफ सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन, यही उसका आंसर है। अब फिर तो क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि किसने लिखा है सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन। तो देखिए फ्रांसिस बेकन ने लिखा है। यहाँ पर ये हमारे सामने बोलते हैं, ही इज शोइंग हियर द स्ट्रेटजी ऑफ डिसेट एंड एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन। यहाँ पे ये डिसेट, हम कैसे किसको फंसा सकते हैं या फंस सकते हैं और किसको कैसे फंसाते हैं, ये इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। ऑल्सो ही टॉल्स व्हेन टू हैव अप्लाई एंड व्हेन टू अवॉइड दिस सिमुलेशन एंड डिसिमुलेशन। ओके दोस्तों, आप देख सकते हो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोएट्स कंपोज द गिवन लाइन्स। और लाइन आपके सामने थोड़ी ही शॉर्ट इसमें आ रहे। द साउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट haunted me like a passion, the tall rock, the mountain, and the deep and gloomy wood. Their colors and their forms were then to me an appetite। ये 4 लाइन थी, किसने कही है इसके बारे में पूछना है। एक्चुअली मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो मुझे पता है काफ़ी लंबा होगा, तो प्लीज़ आप ध्यान दे के सुनिए। आप चाहे तो मैं फिर से पढ़ लूँगा लाइंस, लेकिन लेट्स फोकस ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शन से पर्सी बिस्सी शैली, मतलब पीबी शैली। अगला ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, उससे अगला ऑप्शन है रॉबर्ट साउथी, एंड ऑप्शन डी इज थॉमस डी क्विंसी। ओके, तो आपका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब आइए मैं एक बार फिर से आपको ये परफेक्टली पढ़ के दिखाता हूँ। The sounding cataract haunted me like a passion, the tall rock, the mountain, and the deep and gloomy wood, their colors and their forms were then to me an appetite। Actually, according to my knowledge, these lines are from the Tintern Abbey, William Wordsworth। Okay, next question। Death, thou shalt die। लाइन फिर से पढ़िए, डेथ दाउ शाल्ट डाई। दिस लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये लाइन किसकी एग्जाम्पल है? माइम, फिगर्स ऑफ स्पीच, फैलेसी की है, पैराडॉक्स की है, या फिर पैराबल की है? पैराडॉक्स है दोस्तों। आप चाहो तो पढ़ लो इसकी डेफिनेशन और फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएट, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से नीचे के ऑप्शंस में कौन पोएट नहीं है? एक सैमुअल बेकेट, बी रॉबर्ट ग्रेव्स, सी फिलिप लार्किन, डी डी.एच. लॉरेंस। दोस्तों अगर W.H. ऑडेन, अगर आप इन सबको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें पोएट कौन नहीं है, सैमुअल बेकेट। यस दोस्तों करेक्ट, सैमुअल बेकेट इज़ वन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट ड्रामेटिस्ट। ये काफ़ी फेमस थे एब्सर्ड ड्रामेटिज्म के लिए, एब्सर्ड ड्रामेटिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। अब यहाँ पे लैंग्वेज का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। इन अ क्लोज वॉवेल, मतलब जब हम क्लोज वॉवेल की बात करें तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ टंग हमें पूछी गई है। आइए हम ऑप्शंस के साथ ही पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन अ क्लोज वॉवेल, ऑप्शन ए, अ पार्ट ऑफ द टंग रेजेस टू हाफ ओपन पोजीशन। बी, अ पार्ट ऑफ द टंग रेजेस टू हाफ, यहाँ पे हाफ लिखा है दोस्तों गलती से, हाफ क्लोज पोजीशन। एंड सी, a part of the tongue raises to open position, and option D, a part of the tongue raises to the closed position. And your option is the first, that a part of the tongue raises to half open position। जैसे कि आप वॉवेल बोल के देखिए, अ, ए, ई, ये आप बोल के देखिए, आपकी पोजीशन जो रहेंगी टंग की वो बीच में रहेंगी। चलो अगला क्वेश्चन, वंस अगेन आई सेलेक्ट फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन दैट अ मॉर्फिम बिलोंग्स टू। अब मॉर्फिम क्या है ये पूछा गया है। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए, द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, बी द ग्रामेटिकल एंड फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, सी द ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, एंड डी द प्रैग्मेटिक सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज। मैंने तो सोचा था कि द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, नहीं, लेकिन इसका आंसर सी आता है दोस्तों, द ग्रामेटिकल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, जिसमें ग्रामर भी दिखाया गया है। एक्चुअली ये ऑप्शंस स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सेट एग्जाम वालों ने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। देखिए, ठीक से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, while commenting on a female character, observes that she left her family to begin a journey in search of self-respect and apprenticeship to life, and that her revolt is the end of chapter of human history। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जब एक फीमेल कैरेक्टर का ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ पे नोटिस की। तो चीज़ें थी कि उस कैरेक्टर ने स्टार्टेड इट्स जर्नी, उसकी जर्नी शुरू की इन रिस्पेक्ट टू अप्रेंटिस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए, और फिर रिवोल्ट जो हुआ द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ऊपर है। तो शॉ का क्वेश्चन है, हेयर शॉ इज रेफरिंग टू, किसे रेफर कर रहे हैं? एक, नोरा इज अ डॉल्स हाउस, जो डॉल्स हाउस में कैरेक्टर है नोरा, उसके बारे में बात कर रहे हैं, या बी जॉन ऑफ आर्क इन सेंट जॉन, या फिर सी गॉड रूड मॉरल इन सन्स एंड लवर्स, और एना इज एना कैरेना। तो ऑप्शंस तो आपने देखे, अब आंसर भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, जॉन ऑफ आर्क इन सेंट जॉन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू थंब माई वीडियो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द राइटर हु क्रिएट्स द बाइनरी बिटवीन। अब ऐसे राइटर का नाम बताना है जिसने बाइनरी क्रिएट की हो दो चीज़ों के बारे में, क्या? हेड कॉन्शियसनेस एंड ब्लड कॉन्शियसनेस के बारे में। आई वुड लाइक टू रीड द क्वेश्चन अगेन। Name the writer who creates the binary between head consciousness and blood consciousness. Your options are A. D.H. Lawrence, B. John Keats, C. Charles Darwin, and D. Erich Fromm। तो ऑप्शन से पता चल गया है कि पहला ही ऑप्शन है D.H. Lawrence। क्वेश्चन नंबर 16 is which work of Charles Dickens has as many
as 356 कैरेक्टर्स। चार्ल्स डिकेंसन का ऐसा कौन सा वर्क है जिनका 356 कैरेक्टर है जिसमें? तो पहला ऑप्शन दिया ऑलिवर ट्विस्ट, बी ऑप्शन है टेल ऑफ टू सिटीज, 3 ऑप्शन है द पिकविक पेपर्स एंड डी ऑप्शन है डेविड कॉपरफील्ड। दोस्तों ये तो सबको पता है कि इसका आंसर सी ही है, द पिकविक पेपर्स। मैंने जानबूझ के इसका पिक्चर अभी डाला यहाँ पर, पहले डाल देता तो आपको पता चल जाता। 17 इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर्स। लाइन्स देखिए दोस्तों, दे इन वेलकम इच रिबअप दैट टर्न्स अर्थ स्मूथनेस रफ, each sting that bites, nor sit nor stand but go. Options are A. The Lotus Eaters, B. Rabbi Ben Ezra, C. Thyrsis and D. Ulysses. Answer is Rabbi Ben Ezra. Question number 18. 20 love poems and a songs of despair is a collection of poems by। ये किसका कलेक्शन है? 20 love poems and a songs of despair। तो ऑप्शन है टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, पैब्लो नेरुडा एंड ए.के. रामानुजन। तो ये आपका टी.एस. इलियट भी आपने पढ़ा होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ भी पढ़ा होगा, ए.के. रामानुजन भी ठीक से पढ़ा होगा, लेकिन सही आंसर सी है, पैब्लो नेरुडा। ये अगला क्वेश्चन है इन जनाब के बारे में, आपने पढ़ ही लिया, समझ ही लिया होगा कि कौन है ये। ओके, द प्ले राइट ओल सोइंका इज फ्रॉम। ये ओल सोइंका की तस्वीर है, ये कहाँ से है दोस्तों? 1 नाइजीरिया, 2 केनिया, 3 इजिप्ट, 4 सूडान। तो आंसर है नाइजीरिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं द वेस्टलैंड के बारे में। द टाइटल ऑफ द वेस्टलैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है? 1 ईशोपनिषद, बी द बाइबल, सी द गोल्डन बुक एंड डी फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। दोस्तों इसका आंसर मुझे जो इन्होंने दिया है सेट वालों ने, महाराष्ट्र सेट वालों ने, वो दिया है बाइबल। मुझे भी यही लगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इन द हेरिटेंस ऑफ लॉस द कैरेक्टर आर ट्रैप्ड इन। इन द हेरिटेंस ऑफ लॉस द कैरेक्टर्स आर ट्रैप्ड इन देयर ओन वर्ल्ड, इंडियाज रिजिड क्लास सिस्टम, जनरेशन गैप एंड द लास्ट इज सुपरस्टिशंस। अब जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो इजीली क्वेश्चन समझ में भी आया होगा और समझ भी गया होगा आंसर। तो इसका बी ऑप्शन है दोस्तों, इंडियाज रिजिड क्लास सिस्टम। इसमें जो कैरेक्टर है वो सारे मिक्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में है मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगांवकर नोवेल डिस्टेंस ड्रम डिपिक्ट्स। अब मनोहर मालगांवकर की नोवेल जिसका टाइटल है डिस्टेंस ड्रम, वो क्या डिपिक्ट करती है? आपको पिक्चर से अंदाज़ा ही हो रहा होगा दोस्तों, फिर भी मैं ऑप्शन देना पसंद करूँगा। फैमिली लाइफ ऑफ डॉक्टर, बी रिलीजियस लाइफ ऑफ रिचुअल पीपल, सी आर्मी लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड डी सिटी लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ऑफकोर्स सी आता है हमारा आंसर, आर्मी लाइफ एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ्यू अर्नोल्ड मॉरल touchstones were meant to promulgate the idea of। I repeat the question, मैथ्यू अर्नोल्ड्स, यहाँ पे अर्नोल्ड चाहिए था, यस लगा होना चाहिए था एपिस्ट्रोफी के, लेकिन वो गलती से हुआ है दोस्तों, आप समझ लीजिए। मैथ्यू अर्नोल्ड्स मॉरल टचस्टोन्स वर मेंट टू प्रोमलगेट द आइडियाज ऑफ। अब किसकी आइडियाज प्रोमलगेट करते हैं? मटेरियलिज्म, सिंबोलिज्म, सीवीटी या फिर इमेजिज्म। कॉमन है दोस्तों क्वेश्चन, सिंबोलिज्म। 23rd मे थीम या फिर माई थीम इज अ वर्ड कॉइन्ड बाय। एक ही बार लिखा है दोस्तों, माई थीम इज अ वर्ड कॉइन्ड बाय ए
क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस, बी रोनाल्ड बार्थ, सी जैक्स डेरिडा, डी जैक्स लैकन। एंड ऑप्शन इज क्लॉडी लेवी स्ट्रॉस। लैंग्वेज है दोस्तों, ये लैंग्वेज के बारे में है, स्ट्रक्चरलिस्ट है अच्छे खासे। 25 Aristotle argues that comedy is an imitation of characters of। अब कैरेक्टर की किसके बारे में इमिटेशन की गई है ऐसे एरिस्टोटल बोलते हैं? स्पेशल टाइप, लोअर टाइप, हायर टाइप या फिर फनी टाइप। कॉमेडी किसके यहाँ से की गई है? तो आपका ऑप्शन बराबर ही है, बी लोअर टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, which play of Ben Jonson has been acclaimed as observing to perfection the three classical unities? बेन जॉनसन का ऐसा कौन सा प्ले है जिन्होंने एक्शन ऑफ टाइम, एक्शन ऑफ मतलब यूनिटी पूरी की तीनों के तीनों फॉर्म यहाँ पे टाइम, प्लेस एंड यूनिटी यहाँ पे दिखाई है? एक ओल्फोन, बी अल्केमिस्ट, सी बार्थलोम्यू फेयर एंड डी एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। एंड ऑप्शन इज ओल्फोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम डज पोप ग्रुप हिज लिटरेरी रिवल एंड क्रिटिक टुगेदर एज द जनरल एनिमी डलनेस? मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, इन विच पोएम डज पोप ग्रुप हिज लिटरेरी राइवल्स एंड क्रिटिक्स टुगेदर एज द जनरल एनिमी डलनेस? कौन से इसमें करते हैं? तो ऑप्शन है डंसियाड, अगला है एन इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट एंड द रेप ऑफ द लॉक, एंड द लास्ट ऑप्शन इज मॉरल इसे। आपका आंसर है ए डंसियाड। Next, Christopher Marlowe's blank verse that becomes the staple medium for later Elizabethan and Jacobean dramatists writing was called as mighty line by। क्रिस्टोफर मार्लो की जो ब्लैंक वर्स थी वो स्टेपल मीडियम बन चुका था एलिजाबेथन और जैकोबियन ड्रामेटिस्ट राइटिंग के लिए, उसको किसी ने माइटी लाइन बोली थी। अब ये किसने कहा? तो आइए देखते हैं ऑप्शंस। बेन जॉनसन, डेविड लॉज, रॉबर्ट ग्रीनी, थॉमस नेशे। एंड ऑप्शन इज बेन जॉनसन। योर आंसर इज बेन जॉनसन। ओके, इन महाशय के बारे में है, आप लोगों ने इनको आइडेंटिफाई तो कर लिया ही होगा। जेफरी चौसर है ये। अब देखो इनके बारे में क्या क्वेश्चन है। जेफरी चौसर वॉज ट्रस्टेड एंड एडेड बाय 3 सक्सेसिव किंग। First is King Edward III, Richard II, and third you have to find out the name of the third person which was successive। तो जेफरी चौसर किन किन 3 किंग के अंडर आए थे इसके बारे में है। तो आइए, रिचर्ड III, हेनरी IV, एडवर्ड IV और हेनरी V। एंड ऑप्शन इज हेनरी IV। यस, आई एम करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, द सब्जेक्ट ऑफ रेप ऑफ द लॉक ड्रॉज अपॉन द एंशियंट इन विच लॉर्ड पीटर स्नाइप्ड ऑफ अ लॉक ऑफ हेयर ऑफ। अब रेप ऑफ द लॉक जो पोएम है ना, उसमें जो पीटर है उसने किसकी चोटी काटी थी, ऐसा सवाल है। एक है फैनी ब्राउनी, सेलिंडा, एक्चुअली बेलिंडा होना चाहिए था, क्रिस्टिनी, एंड डी है अराबेला फर्मर। एंड यू गॉट द आंसर, दैट इज डी अराबेला फर्मर। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज शेयर इट, ताकि कोई और भी इसका सदुपयोग ले सके। थैंक यू दोस्तों।